दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है बहू की कदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बस करो माँ, बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की भी नहीं करता है जितनी आप अपनी बहू की कर रही हैं। वाह बेटा, आज तेरे मुंह में भी जबान हो गई। तू भी सबके आगे अपनी माँ को बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे भी इसने। हाँ माँ, सिखा दिया। लक्ष्मी देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा संजय अच्छी नौकरी करता था। वह अपना परिवार लेकर मुंबई शहर में ही रहता था और छोटा बेटा सूरज, वह घर पर ही रह गया। उसे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते वह घर पर ही खेती बाड़ी का काम देखने लगा। लक्ष्मी जी और उनके पति रमाकांत जी छोटे बेटे के साथ ही गांव में रहते थे। रमाकांत जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे, तो महीने की उन्हें अच्छी पेंशन आ जाती थी। संजय की खेती अच्छी खासी लंबी चौड़ी थी, जो वह खुद ही करता था, तो खेती के भरोसे 2 पैसे वह अपने पास भी रखता था और घर का खर्च भी चलाता था। कभी भी रमाकांत जी से पैसे नहीं लेता था और वैसे भी रमाकांत जी उसे पैसे देते भी नहीं थे। आए दिन रमाकांत जी और लक्ष्मी देवी के खाने में नई नई फरमाइश जरूर होती रहती थी। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए होता था। ज़्यादातर वह लोग पूरी पराठे मसालेदार सब्जी ही का खाना पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू रीना बनाकर भी देती थी। सूरज और रीना दोनों ही रमाकांत जी और लक्ष्मी देवी का अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी लक्ष्मी देवी कभी भी रीना के साथ खुश नहीं रहती थी। वह आए दिन बस अपनी बड़ी बहू रूबी के ही गुणगान गाती थी। वह कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने। लक्ष्मी जी को तो जो बहू सेवा करती, लक्ष्मी जी उस बहू की थोड़ी भी कदर नहीं करती। और जो बहू साल में 1 महीने के लिए आती, उसमें से 15 दिन अपने मायके में रहती, उस बहू के लिए लक्ष्मी जी दिन रात चिंता करती रहती थी। अगर लक्ष्मी जी के कानों में कहीं से खबर पड़ जाए कि रूबी बीमार है, तो लक्ष्मी जी लगता कि पूरा घर ही सर पर उठा लेंगी। वह बार बार रमाकांत जी को कहती, जरा संजय को फोन लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा काम घर पर अकेली ही करती होगी। जरा पूछ लेना, कुछ पैसे रुपए की जरूरत है तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर सूरज और रीना दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते कि कैसे माँ भैया भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावले हो रहे हैं, जबकि वह लोग पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम अगर कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए और कुछ पैसे मांग भी लें, तो माँ ऐसे चिल्लाती, ऐसे एहसान जताती जैसे सूरज से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी और साथ ही शुरू हो गई थी रूबी भाभी के आने की तैयारी। माँ जी रूबी भाभी के आने की खबर से बहुत खुश थी। 10 दिन बाद रूबी भाभी भी आ गई। रूबी सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। लक्ष्मी जी के लिए साड़ी, रीना के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 नंद भी थी, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को भी फ़ोन करके भेंट करने के लिए बुला लिया गया और वह आ भी जाती हैं। अब रीना का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग जो इकट्ठा हो गए थे और करने वाली बस अकेली रीना ही थी, क्योंकि रूबी तो ऐसे आती थी जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते ना कभी रीना उसे कोई काम करने को देती और ना ही रूबी कोई काम करना ही चाहती थी। रूबी खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती, साथ साथ पीछे से 2 नंदों को भी बुला लेती थी। 2-2 नंद, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा होती थी। बेचारी रीना का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से एक दिन लक्ष्मी देवी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ चावल और दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है कि मैं चावल दाल साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम करिए,
किसी को बाहर से पकड़ लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से दाल चावल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें एक काम बोल दूं तो तुम्हें अब नौकर चाहिए। और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक बड़ी बहू आई है, 2 मेरी बेटी है, 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में लगी रहती हो। भाई हमारे ज़माने में तो 25-25 लोगों का खाना बनता था दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दे और ना करें। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिलाओगी? खाना बनाने के बाद वैसे भी काम कौन सा बचता है? पूरी दोपहर तो आराम करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? लक्ष्मी देवी तेजी से चिल्लाने लगी और पूरा घर इकट्ठा हो गया था। फिलहाल रीना ने सास के मुंह लगना अच्छा नहीं समझा। उससे तो अच्छा है कि वह काम ही कर ले, और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही थी, ऊपर से भरी दोपहर। उसने पूरा चावल दाल साफ कर बोरी बांधकर रख दी। शाम हो गई, सबको चाय की तलब भी चढ़ गई थी। लेकिन चाय बनाने के लिए जब रीना खाली हो तब चाय बनाए ना। सास की आवाज़ सुन जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में भागी। पूरे दोपहर चावल साफ करने में पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी ही सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ काम करते करते रीना को 11 बज गए। थकान से पूरा शरीर टूट रहा था। अगले दिन जब रीना की नींद खुली तो लक्ष्मी देवी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई उठा ही नहीं था। लक्ष्मी जी को चाय की लत लगी थी। 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो रीना उठी नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वह बाहर से ही रीना को चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन रीना नहीं आई तो रूबी चाय बनाने किचन में चली गई। रूबी को किचन में जाता देख लक्ष्मी जी तुरंत रीना के कमरे में घुस जाती है। रीना को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती हैं, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है? कुछ ज़्यादा ही आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद भी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। समय का कुछ ख्याल है या नहीं? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है ना कि इस समय घर में लोग आए हुए हैं। इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार भी पड़ी हो तो दवाई तो टाइम पे ले लेती। छोटी बच्ची तो हो नहीं कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी तो दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख ली, बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण। तुम तो वैसे भी चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा, बीमार हो गई। बताओ बताओ, इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए, बीमार हो गई। सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक। जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। कामचोर हो गई, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस बस करो माँ, बस। तभी पीछे से आवाज़ आई। लक्ष्मी जी ने पीछे मुड़कर देखा, उनका बेटा सूरज खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक बार भी रीना को छूकर देखा है कि उसे कितना बुखार है? पूरी रात बुखार में तड़पती रही है। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार से 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हैं। माँ कितना बर्दाश्त करवाओगी? अब नॉर्मली बोलती हो तो चलता भी है, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफ में भी तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी जबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बोल दिया? यही कहा ना कि 4 लोग देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी तो कोई दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक भी हो गई होती ना। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ तुम सोतेला व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती
तब तो तुम कितना परेशान हो जाती हो। जब रीना बीमार पड़ गई तो तुम्हें वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रही है। अब समझी मैं सारी बात। यह खुलकर बोलना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। रूबी खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, अपनी आंखों से देखो। एक तुम दोनों हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है, और एक यह दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे इन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, एक बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा ले। मुझे कुछ दिनों के लिए इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज की किचकिच से। रूबी ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह लक्ष्मी जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल से 2 ही टिकट हुई, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी रूबी क्या बोले। लक्ष्मी जी रूबी के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती हैं। रूबी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी जी उसके साथ जाएं। जैसे तैसे वह दोनों मुंबई पहुंचे। काम के चलते सब रात को लेट सोते तो सुबह भी लेट उठते। 7 बजे के आसपास और 7 बजे ही लक्ष्मी जी को चाय की लत लग जाती। वैसे भी कहते हैं नई जगह तो वैसे भी आंखें खुल जाती हैं। लक्ष्मी जी 5 बजे से उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। कहीं जाए भी तो कहाँ जाए। 2 कमरे का मकान था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ लक्ष्मी जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे 7 बजे अब उनकी लत बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक नहीं उठी थी। अंत में लक्ष्मी जी रूबी को जगाने चली जाती हैं और कहती हैं, बहू 7 बज गए, उठ जाओ, एक कप चाय बनाकर दे दो। वह भी कहती, क्या माँ जी, क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का। सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय की लत लग गई है तो आप चाय तो बनाकर पी ही सकती हैं ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट सोते हैं। यह गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक सुनकर लक्ष्मी जी एकदम से हैरान थी। वह रूबी को ऐसे देखे जा रही थी जैसे बिल्कुल भी उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे और उसी पल उनके आगे रीना का चेहरा भी नाचने लगा था। रीना की कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इतनी बुरी तरह से मुझे जवाब दे। कितना कुछ उसे सुनाती थी। 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही दी जाती थी। फिर भी 1000 बात ज़रूर सुनाती थी। अपनी आदत के चलते लक्ष्मी जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का भी मूड नहीं था। पहले ही दिन उनका मन उचट गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले दिन ही घर की याद आने लगी। रूबी करीब 7:30 बजे उठी। सीधे किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। रमेश भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। रूबी सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफ़िन बनाने में लगी थी और बेचारी लक्ष्मी जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखती रही। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी लक्ष्मी जी के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं था। करीब 1 घंटे बाद बच्चे और रमेश नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली रूबी और लक्ष्मी जी रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर पर रीना लक्ष्मी जी को नाश्ता भी करा चुकी होती थी, लेकिन यहाँ पर आज लक्ष्मी जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हैं और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा चले गए। रूबी अपने घर की सफाई, किचन की सफाई और अन्य कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वह नहा धोकर फ्री हुई तो उसने लक्ष्मी जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रख दी।
और खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते लक्ष्मी जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब रूबी घर का कुछ और काम निपटाकर बोली, माँ जी, मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं, तुम आराम कर लो। रूबी फिर से अपने कमरे में चली गई और एक बार फिर से अकेली रह जाती हैं लक्ष्मी जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजारी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा है। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। यह शांति लक्ष्मी जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा था, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक कर मीठी मीठी बातें करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने ही काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे बात करने का भी टाइम नहीं मिलता था। कुछ पूछने पर बस जवाब देकर रह जाती। तो जिसके पास लक्ष्मी जी की बातें करने का टाइम नहीं है, वह लक्ष्मी जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बनाकर दे पाती, उनका ख्याल कहाँ से रख पाती। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से दूर थी। रूबी के साथ लक्ष्मी जी ये सोचकर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन के लिए चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक के बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि वह अपनी सास से बातें ही कर ले, और ना ही उसका यह रूप देखकर लक्ष्मी जी की हिम्मत होती कि उससे कुछ कह भी दे। कहते हैं ना, जब सामने वाला कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है तो उसे उसके मुताबिक चीज़ नहीं मिलती तो वह बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी लक्ष्मी जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे, तीसरे दिन से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। शाम को जब रीना का फ़ोन आता है तो लक्ष्मी जी जैसे ही फ़ोन उठाती है, रीना कहती है, माँ जी, आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज़ हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए हैं आपको गए हुए। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुन लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू आ गए थे। तड़प उठी थी, धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। याद तो मुझे भी आ रही है। एक काम कर, सूरज को बोल दे मेरा टिकट निकलवाने के लिए 2-3 दिन के अंदर ही। मुझे भी वैसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कहते हुए लक्ष्मी जी ने फ़ोन काट दिया। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता रुकी और फिर चल दी अपने गांव, अपने घर, जहाँ पर उनका राज चलता था। जैसे ही वह घर में आई, रीना को देखते ही उनकी आंखें छलक आई। उन्होंने कहा, सच में बहू, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यह कहावत तो मैंने आज तक सुनी थी, लेकिन आज देख भी लिया। रीना सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी वह पूछकर माँ जी का दुख बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे तो बस खुशी इस बात की थी कि चाहे जैसे भी हो, कम से कम माँ जी ने उसकी कदर तो जानी। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें किसी के प्यार की, किसी के अपनेपन की ज़रूरत होती है। वही प्यार जो लक्ष्मी जी को अपनी छोटी बहू से मिला है। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।